मान लें कि किसी रीजन में एक चार्ज है, लेट्स से प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, ये वो चार्ज है, और इसे एक स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल से सराउंड किया गया, तो ये स्फेरिकल शेल है। चलिए उसे इस तरह के फिगर से देख लेते हैं, इसे काट लेते हैं बीच से, तो ये शेल कुछ इस तरह से दिखेगा और ये कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। हमसे पूछा जा सकता है कि इसके आउटर सरफेस में, इस स्फेरिकल शेल के आउटर सरफेस में कितना चार्ज होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट से तरह तरह के क्वेश्चंस बिल्डअप हो सकता है और इस कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करके आगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी भी तरह का कैपेसिटर हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर हो, वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा यूज़ होगा जहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। और साथ ही साथ इस तरह के सवाल, इस तरह के सिचुएशन से डायरेक्ट क्वेश्चन IIT JEE में पूछा जा सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, डायरेक्ट सवाल है, या फिर उसे घुमा फिरा के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनाकर इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो ऐसे सिचुएशन में एग्जैक्टली होता क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। तो ये वो स्फेरिकल शेल है, उसे हम आधा करके देख रहे हैं ताकि बेहतर समझ में आए, और जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो चार्ज्ड पार्टिकल यहाँ पर सिचुएटेड है। ये सेंटर में ही सिचुएटेड हो इसका कोई मतलब है नहीं, हो सकता है चार्ज्ड पार्टिकल यहाँ भी सिचुएटेड हो। चलिए सबसे पहले तो हम सेंटर में मान लेते हैं। सो चार्ज्ड पार्टिकल जो है ये सेंटर में इस तरह से सिचुएटेड है। चार्ज कितना है? प्लस क्यू चार्ज है। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये देखना होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है फील्ड लाइन। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है उसे मैं रिपीट कर ले रहा हूँ। हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या हम पता करना चाहते हैं? हम पता करना चाहते हैं ये जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस में टोटल कितना चार्ज रहेगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ से निकलेगा फील्ड लाइंस, तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा, सिर्फ एक प्लेन में ही नहीं बल्कि चारों तरफ निकलेगा। समझने के लिए इसे फ़िलहाल तो हम एक प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है, ये हम जानते हैं। एक बार मैं चार्ज को फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें पता है कि अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल हो, इस चीज़ को मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। कंडक्टिंग मटेरियल अगर हो, सो एक छोटा सा रीजन हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर कंडक्टिंग मटेरियल हो तो फील्ड लाइंस जो है, ये फील्ड लाइंस ये इसके अंदर पेनेट्रेट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएटेड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मूव करके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने नहीं देता है। हमें पता है कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के आसपास अगर कोई चार्ज रहे तो उस चार्ज के कारण इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसे पेनेट्रेट नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आगे और फिर यहाँ पेनेट्रेट करके अंदर नहीं जा सकता है, बाहर अगर चार्ज रहे तो। और अंदर वैसे आप चार्ज नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर कीप नहीं कर सकते हैं, चार्ज को एक जगह सिचुएट नहीं कर सकते हैं। अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल हुआ, ये चार्ज बिल्कुल सरफेस में आके रिसाइड कर जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में पढ़ा था। तो बेसिक वीडियो NCERT पे बेस्ड जो बेसिक वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर का, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ चूँकि यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में हम लोग IIT JEE के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ पर मिलेगा। खैर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पेनेट्रेट नहीं कर सकता है, बल्कि यहाँ पर उसे टर्मिनेट होना ही है। तो पहली बात देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हुए हमने क्या देखा था कि फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज
ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड टर्मिनेट कहाँ पर करता है? ये टर्मिनेट करता है फील्ड लाइन स्टार्ट, मुझे कहना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज में ये टर्मिनेट करता है। ये फील्ड लाइंस तो यहाँ पर टर्मिनेट कर रहा, अंदर तो ये जा नहीं सकता। दरअसल एक रीज़न है, वो रीज़न उस पर हम लोग डिटेल्स में बात किया है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है, होता क्या है बेसिकली, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इस कंडक्टर में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉन हो जाता है इस सरफेस पे, वो खींचा चला आता है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर खींचा चला आता है। और कहाँ से खींचा आता है? ये इस सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इस सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींचा चला आता है। और चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर पहुँचा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सरफेस में कुछ पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इसीलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनता है। ये जो फील्ड लाइंस है ये इन चार्जेस पे जाकर टर्मिनेट कर जाता है। हमने एक और चीज़ भी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हुए कि इक्वल चार्ज अगर हो या सेम चार्ज हो, इक्वल कहना चाहिए, इक्वल चार्ज अगर हो तो वहाँ से इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टर्मिनेट करता है या फिर वहाँ से बाहर निकलता है। इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कहने का मतलब ये है कि अगर सेम अमाउंट का दो पॉजिटिव चार्जेस है, लेट्स से दो पॉजिटिव चार्जेस है, तो दोनों से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है ये सेम बाहर निकलेगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दोनों ही केसेस में सेम होगा, बाहर निकलेगा। चूँकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा। अगर मान ले दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन अब की बार ये अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो फील्ड लाइन को अंदर जाना है, तो इस केस में फील्ड लाइन जो यहाँ टर्मिनेट करेगा वहाँ पर भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो सेम होना चाहिए। सेम चार्ज सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, पॉजिटिव होगा तो बाहर निकलेगा और नेगेटिव होगा तो वहाँ पर टर्मिनेट करेगा, लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम होना चाहिए। तो इस लॉजिक से आप देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ से इस चार्ज से, पॉजिटिव क्यू चार्ज से जितना फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, सारे के सारे फील्ड लाइंस इस इनर सरफेस में, यहाँ पर एनलार्ज्ड वर्जन में हमें यहाँ पर दिखेगा इनर सरफेस में टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट करेगा नेगेटिव चार्ज में। और जितना इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकला है नंबर ऑफ फील्ड लाइन सारे टर्मिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका अमाउंट नेगेटिव क्यू होगा। सेम चार्ज होगा तभी जाके उसके साथ एसोसिएटेड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का नंबर सेम होगा। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव क्यू चार्ज आया है और ये पूरा शेल न्यूट्रल था, उसमें पहले से कोई चार्ज नहीं था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज डेवलप कर जाएगा। जो चार्ज हमने पहले रखा था फिर एक न्यूट्रल स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल से उसे ढक दिया था, उसके आउटर सरफेस में एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट का चार्ज जो है वो अपीयर करेगा और इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज अपीयर करेगा। इनर सरफेस में नेगेटिव क्यू चार्ज और आउटर सरफेस में पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो इसका एक और मतलब ये निकलेगा कि अगर किसी चार्ज को हमने स्फेरिकल शेल से, कंडक्टिंग शेल से ढक दिया है, तो फिर बाहर के रीजन में इस क्यू चार्ज का असर नलिफाइड नहीं होगा, असर उतना ही रहेगा, एग्जैक्टली सेम असर रहेगा। और हम ये भी देख सकते हैं कि इस चार्ज को चाहे आप सेंटर में रखें
या फिर कहीं दूसरी जगह पे रखें, यहाँ पर भी अगर आप रखें तो भी असर वही होगा, तो भी उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर अपीयर होना है, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को टर्मिनेट होना है, उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अब भी बनेगा। सारे को टर्मिनेट इनर सरफेस में होना है तो उतना ही चार्ज इनर सरफेस में डेवलप होगा, हेंस उतना ही चार्ज आउटर सरफेस में डेवलप होगा। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, जैसे कि न्यूट्रल हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के अंदर रखा गया है, तो नेट चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल इज ऑब्वियसली पॉजिटिव क्यू। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इसी को घुमा के कुछ ऐसे भी तो पूछा जा सकता है, अलग अलग तरह का सिचुएशन बनाया जा सकता है। एक सिचुएशन को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो 3 कंसेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल शेल्स है जिनका रेडियस है r, 2r एंड 3r। चलिए उन्हें मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो r रेडियस, फिर ट्वाइस ऑफ r रेडियस। ये स्फेयर है, मैं बहुत बुरा ड्राइंग कर रहा हूँ, आप समझ जाइए। 3 स्फेयर्स है जिनका रेडियाई r, 2r और 3r है। इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है ट्वाइस ऑफ r और इसका रेडियस है थ्राइस ऑफ r। अब क्या किया गया, इनमें चार्ज दिया गया। सबसे पहले इनर जो स्फेरिकल शेल है वहाँ पर चार्ज दिया गया Q1, दूसरे में चार्ज दिया गया Q2, दिया गया चार्ज ये है हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं। Q3 तीसरे में दिया गया। कहा गया अगर तीनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो तो Q1, Q2 और Q3 का रेशियो क्या होगा। यहाँ पर हम दिक्कत ये करते हैं, हम मिस्टेक ये करते हैं कि हम सीधा मान लेते हैं कि यहाँ इस सरफेस में, आउटर सरफेस में Q1 चार्ज है, इस आउटर सरफेस में Q2 चार्ज है और इस आउटर सरफेस में Q3 चार्ज ही है जो दिया गया। ये मिस्टेक है। हमसे पूछा गया है कि इनके आउटर सरफेसेस का सरफेस चार्ज डेंसिटीज जो है ये सेम है। यहाँ पर होगा क्या, ये जो Q1 चार्ज है, अगर आप Q2 चार्ज नहीं भी देते हैं तो ये Q1 चार्ज यहाँ पर डेवलप करेगा इसके आउटर सरफेस में, और आउटर सरफेस की बात किया जा रहा है। सो यहाँ Q1 चार्ज अपने आप डेवलप कर जाएगा क्योंकि ये स्फेरिकल शेल के अंदर चार्ज है, Q1 चार्ज है। वो कहाँ पर सिचुएटेड है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है या एक पॉइंट पे सिचुएटेड है या फिर सेंटर पे सिचुएटेड है, डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि अंदर कितना चार्ज है। अंदर चार्ज है Q1। इस सरफेस को अगर देखें तो, इस शेल को अगर देखें तो उसके भीतर सिचुएटेड है Q1 चार्ज, तो यहाँ अपने आप Q1 चार्ज डेवलप कर जाएगा और हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं Q2, तो वो यहाँ पर वो अपीयर करेगा। अब आप गौर से देखें, इसका असर तो इनर सरफेस में ख़त्म हो गया और आउटर सरफेस में ये फिर से अपीयर किया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि Q3 जो चार्ज दिया गया जिस स्फेरिकल शेल में, आउटर मोस्ट स्फेरिकल शेल जो है, उसके भीतर कितना चार्ज है, तो ऐसा नहीं है कि उसके भीतर Q1 प्लस Q2 चार्ज है प्लस यहाँ पर Q1 फिर से चार्ज, इसे आप कंसीडर करें, ऐसा नहीं है। आप देखें इसका जो असर है ये इनर सरफेस में ख़त्म हो गया। और क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को आउटर सरफेस से इनर सरफेस में ड्रॉ किया, या फिर कहें कि या फिर कहें चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को ड्रॉ किया उसने, आउटर सरफेस से इनर सरफेस में खींच लिया, जिसके कारण यहाँ पर Q1 चार्ज अपीयर कर रहा है। अब आउटर सरफेस से यहाँ इन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, ये फील्ड लाइंस बनेगा। इसका असर पहले ही ख़त्म हो गया, इसीलिए Q1 को 2 बार हम नहीं गिनते हैं, एक ही बार गिनते हैं ऐसे सिचुएशन में। सो Q3 के अंदर कितना चार्ज सिचुएटेड है, Q1 प्लस Q2, क्योंकि आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे ही Q1 चार्ज यहाँ आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ तो इनर सरफेस में नेगेटिव Q1 चार्ज भी तो अपीयर किया। अब अगर आप टोटल करें तब ठीक है, Q3 के अंदर कितना चार्ज है,
Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव, माइनस Q1 प्लस Q1। अब अगर आप जोड़ेंगे तो आपको फिर से वही Q1 प्लस Q2 मिलेगा। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो सिचुएशन क्लियर होता है, इसीलिए मैं दो अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको बता दे रहा हूँ। अभी आप टोटल कर सकते हैं पूरा। आगे बढ़ते हैं। तो आउटर सरफेस में ऑब्वियसली इस Q1 और Q2 के कारण भी तो चार्ज अपीयर कर जाएगा, और ऊपर से दिया गया Q3 चार्ज। दैट मीन सरफेसेस में मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये इनर सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस है, ये उसके ऊपर वाला सरफेस है। आउटर सरफेसेस में अगर देखा जाए तो यहाँ Q1 चार्ज है, आउटर सरफेस में Q1 प्लस Q2 चार्ज है, और यहाँ आउटर सरफेस में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज है। तो आउटर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं हम लोग, चार्ज सिचुएटेड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट, जहाँ पर चार्ज सिचुएटेड है, एरिया ऑफ दैट रीजन जहाँ पर चार्ज सिचुएटेड है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ इनर शेल के आउटर सरफेस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज सिचुएटेड विच इज Q1 डिवाइडेड बाय उसका एरिया। अब R रेडियस का शेल है तो उसका सरफेस एरिया कितना बनेगा? सो सरफेस एरिया बनेगा 4 पाई R स्क्वायर्ड, और फिर ये दूसरे वाले शेल के लिए सेकंड लेयर जो है उसके आउटर सरफेस में कितना चार्ज है? Q1 प्लस Q2, और इसका एरिया कितना है? चूंकि इसका रेडियस 2R है तो इसका एरिया होगा 4 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज 2R तो उसका स्क्वायर। और तीसरे शेल के लिए जो चार्ज है आउटर सरफेस में, वो चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और एरिया इसका होगा 4 पाई इंटू 3R इसका रेडियस, उसका स्क्वायर। और ये तीनों सरफेस चार्ज डेंसिटीज जो है ये बराबर है, लेट्स से ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सो यहाँ से आगे हम कह सकते हैं कि Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर्ड इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 4 इज़ 16 पाई R स्क्वायर्ड, and that is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 divided by 3 into 3 is 9, 36, 9 into 4 is 36 pi R squared, and that is equal to sigma। तो यहाँ से आप देखिए Q1 का वैल्यू क्या निकलता है। सो Q1 का वैल्यू निकल के आता है 4 पाई R स्क्वायर्ड सिग्मा। फिर Q1 प्लस Q2 का वैल्यू क्या निकल के आता है? Q1 प्लस Q2, सिमिलरली दैट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू सिग्मा। तो फिर हम कह सकते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 16 पाई R स्क्वायर्ड सिग्मा। तो यहाँ से आप देखिए, आप कह सकते हैं Q2 इज इक्वल टू, Q1 हटाना है यहाँ से, 4 पाई R स्क्वायर्ड सिग्मा जो है Q1 का वैल्यू है, तो यहाँ से वो हटा दे तो आपको मिलेगा 12 पाई R स्क्वायर्ड सिग्मा। सिमिलरली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहाँ से देखें इस एक्सप्रेशन को अगर इसके साथ इक्वेट कर दे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 36 पाई R स्क्वायर्ड सिग्मा। तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 का वैल्यू देखें 16 पाई R स्क्वायर्ड सिग्मा है, ये वैल्यू 16 पाई R स्क्वायर्ड सिग्मा है, तो Q3 इज इक्वल टू 20 पाई R स्क्वायर्ड सिग्मा। तो जब आप कंपेयर करेंगे, रेशियो निकालेंगे Q1, Q2 और Q3 का, तो आप ये पाएंगे ये होना कितना चाहिए, पाई R स्क्वायर्ड सिग्मा तो सब में कॉमन है तो वो तो हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4:12:20,
आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर्ड सिग्मा, हर एक में होगा तो उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो 4:12:20 ये और रिड्यूस हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 से हर एक टर्म जो है ये डिविजिबल है, 12 भी है 20 भी है, 4 से डिविजिबल है। सो 1 4 से डिवाइड कर दे हर एक टर्म को, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 1, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 3 और 20 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 5। तो रेशियो जो है रिड्यूस होके Q1 Q2 और Q3 का रेशियो रिड्यूस होके बना 1:3:5। सो 1:3:5 ये सही ऑप्शन है। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।